कि सरजमीने हिंद में अक़वामे आलम के फिराक, फिराक उनका पेन नेम था। सरजमीने हिंद में अक़वामे आलम, तमाम दुनिया की कौमें आती गई सरजमीने हिंद में। अब क्या गर्व है उनको, सो देखिए, सरजमीने हिंद में अक़वामे आलम के फिराक, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हाँ, ये हमारे नेता हैं, हम इनकी बात सुनेंगे। जहां तक मुझे याद है कि रांची शहर में मुसलमानों, रांची शहर की अगर बात करें तो हुसैन कच्छी साहब के बाद एक भी नेता जिसको आप नेता बोल सकते हैं वो नहीं पैदा हुए हैं कोई भी। मैं फिरोज जिलानी ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए तो शायद धर्मनिरपेक्ष से ज्यादा खूबसूरत होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? आप डरते क्यों हैं? नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो क्या वहां से बाकी सारे लोग चले गए? 57 मुस्लिम राष्ट्र है, क्या सारे दूसरे लोग चले गए? ये हमारी और आपकी जो है ना मने जो मानसिक अपवाद है वो सोच है। बुद्धिजीवी तबका से मेरी गुजारिश है कि अपने खौल से बाहर आइए, देश के लिए, समाज के लिए बलिदान का मिजाज रखिए। रिटायरमेंट अहबाब, जीत से बड़ी ताकत है कि भाई आप कैसे वहां अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो झारखंड नवनिर्माण को मोर्चा जो है इसको इस पर काम करने की जरूरत है। और जो भी मुख्तलिफ पार्टियां रही, अलग अलग पार्टियां ने, चाहे भाजपा का शासन रहा हो चाहे कांग्रेस का शासन रहा, धोखा सबने दिया और सबने दोनों हाथों से लूटने का काम किया, जिससे कि हम वैसे गरीबों को, वैसे निचले तबकों को जो दलितों के हैं या अल्पसंख्यक के हैं, उनको किस तरह से हम लोग एड प्रोवाइड कर सके जिससे उनका विकास हो सके। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 जून 2024 झारखंड नवनिर्माण मोर्चा की दावत पर समाज के मुख्तलिफ नुमाइंदे आज हमारे आवास पर आए। हम सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। झारखंड के मुख्तलिफ समाज के मुख्तलिफ शोबे में समाज के लिए और इस स्टेट के लिए, इस देश के लिए डेवलपमेंट का काम करने वाले लोग आज एक बैनर पे आए हैं, एक साथ आए हैं। झारखंड नवनिर्माण मोर्चा का गठन बाकायदा झारखंड में किया गया, जिसकी आज पहली निशस्त रखी गई है। आज हमारे इस कार्यक्रम में शहर रांची के मुख्तलिफ शोबे के माहिरीन, जो सोशल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और समाज के मुख्तलिफ तबके के मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को ये बेहतर निभाते हैं। बहुत सारे एडवोकेट्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो समाज के दबे कुचले के दर्द की आवाज को अपनी आवाज समझते हैं। झारखंड नवनिर्माण मोर्चा धर्मनिरपेक्ष आधार पर झारखंड स्टेट बशमूल पूरे भारत 140 करोड़ जनता की आत्मिक आवाज होगी इंशाअल्लाह ताला, जो धर्म से और कास्ट से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर उनके संवैधानिक मूल्य जो अधिकार हैं, जिससे उनको वंचित रखने का हर संभव षड्यंत्र रचा जाता है, उसको बेनकाब करेगा। झारखंड स्टेट में झारखंड का जो ख्वाब देखा गया था वो अब भी अधूरा है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, शुभचिंतकों ने अपने पैगाम में ये बात को रखने की कोशिश किया और हमें मोटिवेट करने की कोशिश किया। हम इन सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि झारखंड नवनिर्माण मोर्चा झारखंड स्टेट के करीब 4 करोड़ के करीब जनता और रहने वाले यहाँ के आदिवासी मूलवासी जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर के बरसहा बरस से जिसका नाम शहीद शेख भिखारी ने झारखंड दिया था, हम वही शहीद शेख भिखारी, टिक्के तुमराव और इस मिट्टी में बलिदान देने वाले हजारों बिरसा मुंडा हो और तिलक मांझी हो, बहुत सारे ऐसे शहीदों और वरदान देने वाले की आत्मा को हम संतुष्टि दिलाना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब तक झारखंड का जो ख्वाब अधूरे है, निश्चित रूप से हम भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से, भेदभाव से ऊपर उठ करके इसको समाज के तामीर और डेवलपमेंट के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और झारखंड नवनिर्माण मोर्चा, जहां तक लीडरशिप का मसला है,
ये अपना घर आने वाला वक्तों में पूरे झारखंड का हम दौरा करेंगे, सभी वर्गों से मशवरा लेंगे। जब समाज के पढ़े लिखे तबका, समाज के बेटे और बेटियां, समाज के बुजुर्गों का सबका जब आशीर्वाद मिलेगा तो ये अपना रोड मैप खुद तय करेगा। जैसा कि मेरे बहुत सारे अहबाब ने कहा है कि बार बार इस प्रोग्राम को आपको लाना पड़ेगा। बुद्धिजीवी तबका से मेरी गुजारिश है कि अपने खौल से बाहर आइए, देश के लिए, समाज के लिए बलिदान का मिजाज रखिए। रिटायरमेंट अहबाब, अल्पसंख्यकों से मेरी गुजारिश है, आज देश में, राज्य में आपका लीडरशिप गौन हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप समाज के दूसरे वर्गों की तरह बलिदान देने का जज्बा और शौक पैदा कीजिए। आप अपने पूर्वजों के ख्वाबों को अधूरा करने के लिए, सकारात्मक आगे ले जाने के लिए आप संकल्प लीजिए। आपको साथ लेकर चलने के लिए झारखंड नवनिर्माण मोर्चा ने एक बैनर तैयार किया है। वो आपके अंदर की आवाज है, आपका भविष्य की आवाज है, आपके बेटे बेटियों की आवाज है, आपके जल जंगल जमीन के अधिकारों को इंप्लीमेंट करने की आवाज है। और जिस तरीके से आज झारखंड को लूटखंड बनाया गया, झारखंड पहले दिन से लूटखंड बना हुआ है। अफसोस ये है कि जो भी आया है झारखंड को लूटा, जी भर के लूटा। आज इस यहाँ के जिन लोगों ने बलिदान दिया, खून से सींचा है, आदिवासियों के हालात आज कितने दयनीय हैं। एसटी और एससी के हालात, इनकी रिजर्व सीटें हैं, इनकी रिजर्व सीटों से इनके विधायक और एमपी जीतते हैं। आज भी 5 क्या है एमपी यहां से पैदा हुए 2024 के 18वें लोकसभा में। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आदिवासियों ने आदिवासियों के स्टेटस के बहाली के लिए जिम्मेदाराना, ईमानदाराना कोई कदम बढ़ाया? आदिवासियों का आज सरना कोड का डिमांड है। हमारी मां बहनें सैकड़ों बार रोडों पर आई हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, ईमानदारी के साथ क्या यहाँ की सरकार गंभीरता पूर्वक एक्शन प्लानिंग ली होती तो क्या इंप्लीमेंट नहीं होता? इन सारी चीजों को लेकर के, सभी के अधिकारों को लेकर के, खासतौर से झारखंड में माइनॉरिटी का लीडरशिप का जहां सवाल मेरे दोस्तों और साथियों ने कहा है, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की इस पवन धरती पर, शहीद शेख भिखारी के खूबसूरत क्या है इस सरजमीन पर, और बिरसा मुंडा की इस पवन धरती से माइनॉरिटी को क्या है लीडरशिप हम यहां से पैदा करेंगे। लीडरशिप गांव में देंगे, ग्रामीण में देंगे, पंचायतों में देंगे, ब्लॉक स्तर हम देंगे। लेकिन ईमानदारी के साथ यह है कि माइनॉरिटी को यह संकल्प लेना होगा, पिछलग्गू बनकर के जब अब तक आप रहेंगे, आप दूसरों के चाटुकारी जब करते रहेंगे, लीडरशिप, निगाह बुलंद, सुखन दिन नमाज, जहां पुरसोस, यही रख्त सफर मेरे कारवां के लिए, यही हमारा संकल्प होगा। झारखंड नवनिर्माण मोर्चा होगा। आज हमारे तमाम लीडर बैठे हुए हैं, आप इनको दिखाइए कैमरा के जरिए से। ये आज हमारे फाउंडर होंगे और इनके कीमती मशवरों के जरिए से अगला प्रोग्राम हम इंशाल्लाह, अगला पड़ाव इन्हीं के मशवरे से आज तय करेंगे। अब्दुल्ला अजहर कासमी, जिसने इस ख्वाब को देखा है, हमारे दोस्तों ने साथ देने का जिसने क्या संकल्प लिया है, हमें उम्मीद है कि झारखंड नवनिर्माण मोर्चा कहेगा आने वाला दिनों में कि हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफर आते गए, कारवां बनता गया। मैं इंडिया के वो 25-26 जो एमपीज बने हैं, हम अपने दोस्तों से मशवरे के बाद ये भी तय करेंगे कि भारत में 1980 में 49 क्या एमपी पैदा हुए थे, ये घटते घटते ये क्या है, ये स्तर बहुत नीचे चला आ रहा है। लिहाजा इन 25-26 जो हमारे एमपी पूरे देश में बने हैं, झारखंड इससे वंचित रह गया है। झारखंड की पवन धरती पर इन एमपी से हम बात करेंगे, अपने लीडरों से हम सहयोग लेंगे और इनका वेलकम का प्रोग्राम झारखंड नवनिर्माण मोर्चा बहुत जल्द 2 महीने के अंदर करेगा। शुक्रिया आप तमाम मीडिया के अहबाब का, आने वाले साथियों का, कि आप थोड़े से इस दावत पर आप आ जाए हैं। आपने एक बहुत बड़ा क्या है आपने बुनियाद रखा है। ये आने वाला वक्त में इंशाल्लाह, अभी बहुत करीब में आपका क्या है, आपका नगर निगम का चुनाव है, आपका विधानसभा का चुनाव है, और आने वाला 2029 के चुनाव से पहले झारखंड नवनिर्माण मोर्चा अपना लीडर स्थापित कर चुका होगा। झारखंड की अस्मिता के लिए आखिरी दम तक कुर्बानी देना पड़ेगा, हम सब देंगे। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला अजहर कासमी, आपका सेवक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित साथियों का। आप सब बहुत ही छोटे नोटिस पर यहाँ एकत्रित हुए, तो सबसे पहले उसके लिए मैं धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं झारखंड नवनिर्माण मोर्चा, तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ चर्चा में ये बात आया कि टिकट नहीं मिला, बात ऐसी नहीं है। झारखंड आंदोलन जिसके हम भी शामिल रहे, छात्र आजसू था उस समय,
उसके सदस्य रहे, रांची यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहते थे और इस झारखंड आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही। लेकिन उसके बाद जब झारखंड मिल गया तो हम लोग अपने अपने कामों में लग गए। कुछ लोग हमारे बीच से ही लीडर बन गए। सुदेश महतो, बंधु तिर्की हमारे रूम में रहते थे हॉस्टल में, और भी कई लोग पैदा हुए। और विनोद भगत जो हमारे नेता हुआ करते थे सब्जी बेच रहे हैं, तो वो हसीन भी है। लेकिन झारखंड आंदोलन जिन सपनों के साथ हुआ, वो सपना को हम लोगों ने जिया है। तो हम आज देख सकते हैं कि झारखंड झारखंडियों के लिए बना था, लेकिन झारखंडियों के लिए कुछ नहीं हुआ। बिहार के समय जो इस प्रदेश का वातावरण शांत था, कोई माफिया वगैरह का जो माने झारखंडियों के लिए नहीं था, बहुत सारी समस्याएं थी, तो उसको एक सपना था कि ये झारखंडियों के लिए प्रदेश होगा। जो झारखंड के या मूल आदिवासी और मूल निवासी हैं, उनको उनका हक, अधिकार, जमीन पर अधिकार, जंगल पर अधिकार, जल पर अधिकार, उद्योग पर अधिकार, जो वित्त है उस पर अधिकार। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो भी मुख्तलिफ पार्टियां रही, अलग अलग पार्टियां ने, चाहे भाजपा का शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासन रहा, धोखा सबने दिया और सबने दोनों हाथों से लूटने का काम किया। इसके मोटे मोटे 2-3 कारण हैं। हमें जो शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा होनी चाहिए, उसका अभाव है पूरे झारखंड में। मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मेरा यह अनुभव था कि मैं क्षेत्र में काफी बहुत घुमा। लोग कहते थे, दादा पैसा देवे तब नहीं वोट देवे। तो आज हम नेता को चोर जरूर कह सकते हैं, लेकिन नेता समाज का प्रतिबिंब होता है। जैसा आपका समाज रहेगा, आपका नेता भी वैसा ही होगा। अगर हमारा समाज, हमारी जनता ईमानदार हो जाए और वोट सोच समझ के करने लगे, तो आपका नेता बेईमान हो ही नहीं सकेगा और आपकी नजर रहेगी उस पर। आपको RTI 2005 भी आया। जो जागरूक लोग हैं, जो कर सकते हैं, वो लोग कहते हैं हमको क्या मतलब है, हमारा दाल रोटी चल रहा है, बेटा बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, हम अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, हमको क्या परेशानी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं CA हूं। सरकार के एक कंपनी में फाइनेंस के टॉप पोस्ट से रिजाइन कर दिया 2017 में। कई सरकार की 4-5 कंपनी में नौकरी करने के बाद रिजाइन करके मैं राजनीति में आया। 2012 में आम आदमी पार्टी के लिए रिजाइन करके आए थे। फिर बीच में हम कुछ दिन के लिए नौकरी में चले गए जब आम आदमी पार्टी में धोखा खाए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकलापों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, चुनाव लड़े और उसी से जुड़े हुए। तो आखिर कुछ बात है, मैं और मेरी पत्नी दोनों CA हैं, हम लोग अपना काम करते हैं और उस विचारधारा से जुड़े हुए। जो विचारधारा कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो समाज का कोई भी हो। और आप जब, जैसे साहब कह रहे थे कि चुनाव के समय टिकट मांगने जाना है, बाद फील्ड में काम ही नहीं करना जमीनी स्तर पर, और नेता ही नहीं बनता, तो कहां से पूछता है कि नेता कौन सा। आपको मैं बता दूं कि आपके बीच का नेता बनने नहीं दिया जाता। आप किसी भी पार्टी में जाएंगे तो वहां एक अल्पसंख्यक मोर्चा बना देगा, जिससे आप जाएंगे आपको अल्पसंख्यक मोर्चा में बना के साइड लाइन, जिसको लूप लाइन कहते हैं, हम जाएंगे तो हमको OBC मोर्चा में डालेंगे, भाई साहब जाएंगे तो इनको ST मोर्चा में डालेंगे। लेकिन जो मुख्य विंग है उसमें जो तथाकथित लोग जो हमको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे 48 के पहले, अभी मंदिर पकड़ा दिए हमको और खुद किताब कॉपी पकड़ के IAS IPS जज, बैरिस्टर, बिजनेसमैन सब बन रहे हैं और नेता ही बना रहे हैं। आप देख लीजिए कन्हैया कुमार, कितने लोग फैन फॉलोअर होंगे, आप लोग फैन होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मीडिया ने उसको नेता बना दिया। वो किसी तरह से नेता की काबिलियत नहीं है। रोहित वेमुला हत्याकांड था, उसको दबाने के लिए एक मसाला चाहिए था मीडिया को, वो मसाला लाया गया और कितने खूबसूरत तरीके से उसको नेता बना दिया। आप नेता की बात करते हैं, आपके बीच में सब नेता है, हम भी नेता है, भी नेता है, आप भी नेता है, सब लोग नेता है, उससे बेहतर नेता है। हमको सब पता है, हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं और जब जीत कर जाते हैं तो दुख को दूर करने का भी कोशिश करते हैं, आवाज भी उठाते हैं। लेकिन जो भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं
वो टिकट किनको देती हैं? जो मुकम्मल चमचा बन जाता है, जो उनकी गुलामी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, जो उनका उल्टा पुल्टा जो कुछ भी रहे, चाहे किसी के विरुद्ध जाए, उस कानून को मानने के लिए, बनाने के लिए तैयार हो, ऐसे लोगों को जांच परख कर नेता दिया जाता है। साहब रामराज की बात कर रहे हैं, आपसे माफी चाहूंगा साहब, लेकिन हाँ नहीं, आपका व्यक्तिगत ओपिनियन, इसलिए आपका ये ओपिनियन था क्योंकि आप रामराज के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। रामराज में राम ने संबुक नाम के एक व्यक्ति का हत्या कर दिया, जिसको तेली, तथाकथित तेली समुदाय, हालांकि हम जाति नहीं मानते, जो तेल पेरने काम करता है वही तेली है, तो तेली समुदाय से थे, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कुछ लोगों को पढ़ा रहे थे, तो उसकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि शिक्षा का अधिकार नहीं था, फॉर्मल एजुकेशन का अधिकार। जब बाबा साहब भी कहते थे कि हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपना भविष्य नहीं बना सकते, आपको हमको किसी को भी फॉर्मल एजुकेशन का अधिकार नहीं था। ये अधिकार हमको कब मिला? जब घासीदास बिलासपुर से चल के कलकत्ता गए 1791-92 में, पैदल गए बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता था उस समय, वहां से पैदल जो गए, अंग्रेजों के पास था, अंग्रेजों ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया। 1795 में आपको कुर्सी में बैठने का अधिकार मिला, अंग्रेजों ने दिया। उसके बाद मिशनरी स्कूलों में हमारी पढ़ाई होने लगी, फिर भी जो जिसको गुरुकुल और बहुत इंडिया आगे था कहता है लोग, उस गुरुकुल में हमारा आपका प्रवेश नहीं था। मिशनरी स्कूल में कुछ लोग पढ़ने लगे, अब पढ़ के जब आगे बढ़ने लगे तो उनका नेतृत्व किया ज्योतिबा फुले ने। हम ऐसे कितनों को तो पता भी नहीं होगा कि ज्योतिबा फुले कौन थे, उनका आंदोलन क्या था। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी को शिक्षिका बनाया। इस क्रम में उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो वो गए, रहते कहां? तो एक उस्मान शेख नाम के सज्जन ने उनको अपना आश्रय दिया, अपना जमीन दिया स्कूल खोलने के लिए। और जब उस महिला स्कूल के लिए विद्यार्थी नहीं मिलने लगे तो उस्मान शेख साहब ने अपनी बहन फातिमा शेख को उनके स्कूल में भेजा। फातिमा शेख पहली छात्रा और दूसरी शिक्षिका बनी जो मुस्लिम समाज से। उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंके जाते थे जब स्कूल में जाते थे, ब्राह्मण समाज वाले हे दृष्टि से देखते थे। और वही सावित्रीबाई फुले पढ़ाई लिखाई की, कवित्री बनी, बहुत कविताएं लिखी, बड़ा नाम उनके नाम से झारखंड सरकार ने भूले भटके ही सही एक योजना शुरू किया है पिछली बार, हेमंत सोरेन। ये हुआ है कि आपके बीच का कोई आदमी मुख्यमंत्री बना है जो गुलामी नहीं कर रहा है, तो एक काम कर गया वो कि अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को याद करके कुछ कर गया। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो प्लेग के समय उनका मृत्यु हो गया, पति पत्नी दोनों का प्लेग फैला था सेवा करते करते। उसके बाद आए, उन्हीं के कार्यों से प्रभावित होकर कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी महाराज ने 91 में प्राइमरी स्कूल खोला सारे गांव में और सबका शिक्षा अनिवार्य कर दिया। उसी से प्रभावित होकर बड़ौदा नरेश सायाजी राय गायकवाड़ ने अपने राज्य में सबको स्कूल खोला और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने पर ड्रेनेज सिस्टम और जो पानी का व्यवस्था था उसका कनेक्शन काट देते थे। आपको आज तक ड्रेनेज नहीं मिला है झारखंड में। 1920 में वहां ड्रेनेज बना हुआ था, पानी का सिस्टम था। बड़ौदा हम गए हैं घूमने, हम बहुत पीछे हैं, अभी शताब्दियों पीछे हैं देश के अंदर। तो इस तरीके से कारवां बढ़ता गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने वजीफा दिया, छत्रपति साहू जी महाराज ने, सायाजी राय गायकवाड़ ने। और उन जो समाज में नफरत था, जो बाबा साहब को बाहर रख के पढ़ना पड़ता था, क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था बाकी लोगों से, और उस तकलीफ में पढ़कर बाबा साहब ने एक खूबसूरत संविधान दिया जिसने सबको बराबर हक अधिकार दिया। महिलाओं की मुक्ति किया उन्होंने। जो महिला पॉलीगामी हिंदुओं में थी, कई बहु विवाह पर था, उसको हिंदू कोड बिल लाए तो जवाहरलाल नेहरू बोले ये हिंदू कोड बिल लागू नहीं होगा क्योंकि ये धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री के पद से। लेकिन जब मरे बाबा साहब, उसी साल इस हिंदू कोड बिल को सदन में रखा गया और वो बिल पास होकर हिंदू एक्ट बना। और यही कारण है कि ये बहुत बड़ा कारवां चला, बहुत महापुरुषों ने अपना बलिदान सर्वोच्च निछावर कर दिया। मैंने मोटे मोटे कुछ लोगों का नाम लिया, तब जाके ये कारवां यहां पहुंचा। आज हमको कुर्सी में बैठने का अधिकार है, धन रखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको चीजों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। कैसे?
लोन किसान का माफ करिए तो पेट में दर्द होता है, लेकिन 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। सलाम और जोहार। हम बहुत खुशी की बात है कि हम लोग कोई नेक काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये झारखंड नवनिर्माण मोर्चा जो बना है, ये हम लोग समाज के निचले तबके के वर्गों को ऊपर उठाने के लिए एक संगठन बना है, जिससे कि हम वैसे गरीबों को, वैसे निचले तबकों को जो दलितों के हैं या अल्पसंख्यक के हैं, उनको किस तरह से हम लोग एड प्रोवाइड कर सकें जिससे उनका विकास हो सके। इसलिए नवनिर्माण मोर्चा इसलिए रखा गया है, जहां भी किसी की कमी होगी उसको नई सिरे से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे जहां तक सरकार के द्वारा हो, चाहे समाज के द्वारा हो, चाहे जिस तक के सबको सहयोग करेंगे और एक हम लोग आपस में एकता कायम करेंगे, जिससे और हम लोग आपस में एकता कायम करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर सके एड। चाहे जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया कि एक लीगल एड बनना चाहिए, लीगल सेल बनना चाहिए जिससे कि लीगल का एड मिलना चाहिए। उसी तरह से जो है कुछ नेता का, कुछ समाज सेवी का, सबका एक अलग अलग संगठन बनाया जाए, जिसका जो काम है उसको बांटा जाए, तभी हम लोग उस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हम ये चाहें कि हम सभी काम एक ही आदमी कर ले तो नहीं हो सकता है, तो इसका एक विंग बनाया जाए अलग अलग, और इस विंग से हम लोग आगे बढ़े, कुछ समाज को दिखाएं, कुछ झारखंड को दिखाएं, तब हम लोग सरकार से वैसा कुछ उनसे दावा कर सकते हैं, हाँ भाई हमारा मोर्चा जो है कुछ काम कर रहा है, हम लोग को भी टिकट मिलना चाहिए और हम लोग को भी कुछ फंड मिलना चाहिए, जिससे कि हम समाज को अपने स्तर से काम कर सकें। थैंक यू। शुक्रिया झारखंड नवनिर्माण मोर्चा का कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने जो आज इनिशिएटिव लिया है, और इतने मल्टी कलर्स पीपुल्स, बहुरंगी लोग यहाँ पर मौजूद है। कह सकते हैं कि विभिन्नता में एकता, आज हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है और अलग अलग प्रोफेशन और अलग अलग कम्युनिटी से लोग यहाँ पर मौजूद है, और एक से एक धुरंधर लोग मौजूद है। मुफ्ती साहब के एक कॉल पर 11th आवर में इतने लोगों का एक साथ जुटना अपने आप में मोहब्बत होने का जो है सबूत है कि हम लोग बहुत शॉर्ट आवर में, बहुत छोटे पीरियड में जो यहाँ पर मौजूद है। और गुफ्तगू का जो मौजू भी है और जो विषय सब्जेक्ट है, कि इन्होंने एक लाइन कहा था, शायद गालिबन बहुत लोगों को याद नहीं हो, कि चाय पर चौपाल का है या चाय पर जो है गुफ्तगू चर्चा का है। तो मुझे लगता है चाय बाद में चलेगी, गुफ्तगू पहले हो रही है। तो सुहेल साहब ने कहा और शकील साहब ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र में खूबसूरती उस वक्त आती है जब पूरा तंत्र लोक से चले, और जहां ये डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसमें कि तंत्र भी लोक को चलाए, तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता। अब पूरे विश्व के अगर हम लोग परसेप्शन सिनेरियो में देखें हम लोग, तो जहां लोक से छेड़छाड़ तंत्र ने किया है वहां विघटन हुआ। सोवियत रशिया की बात करें तो हाई कम्युनिज्म उसको तोड़ी है। पाकिस्तान की जो है धार्मिक कट्टरता उसे दो टुकड़ों में किया है। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष शब्द इसलिए जोड़ा गया उसके मूल प्रस्तावना में कि ये जितने रंग बिरंगी फूल, जो जितने मल्टी कलर्स पीपुल्स, अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं, विभिन्नता में एकता इसलिए कहा गया। इसकी खूबसूरती तब बना रहेगा जिस तरीके से ये गमला, एक ये फूल का जो है गुलदस्ता एक पॉट में के अंदर है, इसको अगर हम ऐसे बाहर कर देते हैं पॉट से, संभवतः ये हवा से ये से बिखर जाए, लेकिन इसको एक जगह रखने के लिए पॉट का इस्तेमाल किया। आज हमारा संविधान ये पॉट है, इस गुलदस्ते को मजबूती से रखा है और एक शब्द सिर्फ धर्मनिरपेक्ष उस पर जोड़ा गया। आज बात अगर भारत के संदर्भ में हम करें, किसी पार्टी का, किसी विशेष वर्ग का नहीं नाम ले रहा, कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं फिरोज जिलानी ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए तो शायद धर्मनिरपेक्ष से ज्यादा खूबसूरत होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? आप डरते क्यों हैं? नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो क्या वहां से बाकी सारे लोग चले गए? 57 मुस्लिम राष्ट्र है, क्या सारे दूसरे लोग चले गए? ये हमारी और आपकी जो है ना, माने जो मानसिक अपवाद है, वो सोच है। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है, कोई क़यामत आने वाली नहीं है। 370 हट गया, क्या हो गया?
370 हट गया, कोई क़यामत आ गया? चीजें वक्ती तौर पर बदलती है और कुर्सियां भी वक्ती तौर पर बदलती है। 5 साल के बाद इन्हें भी आना है, पिछले बार 14 बार पिछले बार आए, वो लोग भी गए और आगे भी आएंगे। चीजें निरंतर बदलती है, इसी का नाम विकास है। तो मैं कह रहा था कि लोकतंत्र की खूबसूरती उस समय है जब तंत्र लोक से चले। आज जो जनादेश आया है 18वीं लोकसभा के चुनाव के उपरांत, वो एक अपने आप में बड़ा मैसेज दे रहा है कि जो पार्टी, जो संगठन 10 साल से ये कह रही थी भाई हिंदू 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 हिंदू, आज उन्हीं हिंदुओं ने आपको कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि आपने बरगला कर, दिग्भ्रमित कर करके जो है चुनाव जीता था। जिस हथकंडे को अपनाया था, वो हिंदू भाई भी जो सहिष्णु हिंदू है, वो समझते हैं कि मंदिर, मुस्लिम, गोबर, गाय, पाकिस्तान, लव जिहाद से हमारा देश नहीं चलेगा। हम इनको चुन करके लाएं विकास के लिए। मुझे बेहतर शिक्षा चाहिए, मुझे बेहतर स्वास्थ्य सेवा चाहिए, मुझे अच्छी नौकरियां चाहिए, मुझे अपना लिविंग स्टाइल जो है, जीवन शैली बेहतर चाहिए। देश इसलिए चुनती है। एक पार्टिकुलर धर्म या विशेष जाति के लिए आप काम करते हैं तो फिर आप धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाते हैं। और आप अगर हिंदू राष्ट्र भी बनाते हैं तो हिंदू राष्ट्र का कल्पना यह है कि जहां राम राज हो। राम राज बेहतर वो राज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ जो रियासत मदीना की बात है, वही तो आप बात कर रहे हैं। रामराज की बात है जहां गुंडा ना हो, जहां कराए अपराध ना हो, जहां गरीब मजबूत गरीब को तबके को ना दबाए, संपन्न समाज वंचित समाज को ना दबाए। यही तो रामराज की कल्पना है। तो यही तो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के राष्ट्र की जो रियासत की बात की, वही कल्पना है। मैं फिरोज जिलानी विचलित नहीं होता। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आज जो मैंडेट मिला है, हिंदू समाज ने बता दिया है कि बहुत हो गया, अब मुझे स्वस्थ चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, अपने परिवार के लिए, मुझे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए आरक्षण और बाकी चीजें चाहिए। तो ये जनादेश साफ तौर पर है कि ये एक लिमिट तक जो है बोलते हैं कि धर्मांधता एक लिमिट तक बेहतर होता है, जातिवाद एक लिमिट तक बेहतर होता है। रसिया भी अपने हाई कम्युनिज्म की वजह से टूटा, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में जो है अंधधर्मांधता की वजह से गया। तो मैं आग्रह करूंगा देश के उन राजनीतिक दलों से, आप मुख्य धारा की बात करें, आप विकास की बात करें, आप देश को 5वीं जो है सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन समाज के लोगों को नहीं छोड़ करके ले जा सकते हैं जिन्हें आप 2म दर्जा में लाके खड़ा करना चाहते हैं। आप उनकी सामाजिक राजनीतिक हैसियत छीन कर करके देश को उस ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते हैं जिसकी आप सोच रखा है। आप दिग्भ्रमित कर करके सत्ता पा सकते हैं, देश को उस समय तक आप आगे नहीं ले जा सकते हैं जब तक असली लोकतंत्र जनतंत्र को आप सही दिशा मार्गदर्शित नहीं करेंगे। धन्यवाद। झारखंड नवनिर्माण मोर्चा कई बार लगातार, जैसे पिछली बार भी आप लोगों ने कोशिश किया कि हम लोगों को सीट मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, लेकिन दरअसल परवेज ने भी जो आप बात कही, फिरोज भाई ने भी बात कही, शकील भाई ने, सभी को लगभग यही बात आई कि जमीनी स्तर पर हम लोग काम करते नहीं है। खास करके इलेक्शन के टाइम में मुस्लिम है तो हमको टिकट चाहिए, क्रिश्चियन है तो मतलब जाति के नाम पर हम टिकट मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आप एक नेता का नाम बताइए जिसको हम टिकट दें, तो चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। हमारे साथ दिक्कत यह है कि अभी तक हम अपने को नेता एक भी अपने बीच से एक नेता नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको इसी जो नवनिर्माण है इसी को लेकर चलना होगा कि हम अपने को एक अपने बीच से एक नेता का चयन करें जिसको हम माने कि हाँ ये हमारे नेता हैं, हम इनकी बात सुनेंगे। जहां तक मुझे याद है कि रांची शहर में मुसलमानों, रांची शहर की अगर बात करें तो हुसैन कच्छी साहब के बाद एक भी नेता जिसको आप नेता बोल सकते हैं वो नहीं पैदा हुए हैं कोई भी। ठीक है, कम्युनिटी के अलग अलग कमेटियों से लोग आ गए हैं, कोई अंजुमन के सदर बन गए, कोई किसी कमेटी के सदर है, लेकिन नेता शब्द जो अगर आप बोलिएगा तो नहीं हुए। इसको सबसे पहले तलाशना होगा और लोगों में यही चीज भरनी होगी कि हमको आपस में कैसे एक नेता का चयन करें और उसको माने। अभी हमारे पास 4-5 महीना ताकि विधानसभा में हम मजबूत, विधानसभा में भी टिकट मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ये भी ख्याल रहे, ये नहीं कि विधानसभा में टिकट मिल जाएगी, लेकिन अगर इस बार मेहनत करते रहे तो हो सकता है अगले विधानसभा तक
हम ये नवनिर्माण सेना जो है, मोर्चा जो है, ये कई लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब होगी मिल करके। शुक्रिया। मोर्चा का जो आपने गठन किया है और ये एक पहल है, तो इस पहल को आगे ले जाना, लेकिन चीजें जो है छोटी छोटी चीजों को समझना होगा कि हम जमीनी हकीकत से कैसे वाकिफ हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर अपने ऐसे कस्बा टोला में, शहरी क्षेत्रों में वैसे चेहरों को तलाशे जिनको बड़े पॉलिटिकल जो चेहरे हैं उनको नकार दिया है, या बड़ी पार्टियों से वे जुड़े हुए थे, लेकिन आज जो है जैसे शकील भाई ने बता रहा था कि हम लोग बहुत समय तक झंडा ढोने का काम किया, वैसे कई लोग मिल जाएंगे जो अपने समय में बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन था लोगों को जोड़ने का, वो आज किसी हाशिए पे है। तो वैसे लोगों की तलाश करने की जरूरत है, वैसे लोगों को झारखंड नवनिर्माण में आप जोड़ने का काम कीजिए, ताकि आने वाले समय में या आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है झारखंड में, और जो यहाँ का सीन है किस तरह से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी ये कैसे एकजुट होंगे, कैसे आपके किसी भी अगर विधानसभा क्षेत्र में अगर आप किसी को अपना उम्मीदवार मानते, अगर कोई मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस गठबंधन कर लिया और आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती है, तो वैसे हालात में आप अपने एक लीडर कैसे पैदा कीजिएगा? एक विधानसभा क्षेत्र में कैसे आप अपने आप को मजबूती, जीत से बड़ी ताकत है कि भाई आप कैसे वहां अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो झारखंड नवनिर्माण को मोर्चा जो है इसको इस पर काम करने की जरूरत है, और अभी हमको लगता है बहुत समय नहीं है, हमको लगता है 3-4 महीना में इसकी भी घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता विधानसभा को भी लेकर हमको लगता है नवंबर के आसपास में जो है, अक्टूबर नवंबर में इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो समय कम है, काम ज्यादा है, तो इसको देखते हुए आप काम कीजिए, और जिस तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं और इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं से क्योंकि हम लोग लॉयर जो तो लीगल वे में, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं समाज में जो तकलीफ है लोगों को, वो लॉ के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है लोगों के लिए, और गरीब तबका का जो लोग हैं उन लोगों के साथ अगर इंसाफ का तकाजा नहीं रहेगा तो उससे क्या होता है, कनेक्टिविटी नहीं बन पाता लोगों का। तो इंसाफ जहाँ पे, अदल जहाँ पे आएगा, इंसाफ जहाँ पे आएगा वहां पे लोग आपके साथ आएंगे, जहाँ पे इंसाफ नहीं आएगा लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो उसके लिए एक लीगल विंग जरूर बनाया जाए, झारखंड नवनिर्माण मोर्चा अपना एक लीगल विंग बनाए जिससे कमजोर तबकों को सपोर्ट दिया जाए, ताकि उससे कनेक्टिविटी लोगों को जोड़ने में काम आए और उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। इतने आप में एक बड़ा कदम है और हमको लगता है इसको लेके बढ़ना चाहिए, लेकिन 2 भाग में इसको देखना बहुत जरूरी है। आपको विकल्प बनाना पड़ेगा अगला विधानसभा के लिए, और वर्तमान जो चीजें चल रही हैं उसमें अवसर ढूंढते हुए अपना जगह बनाने की दिशा में भी हमको लगता है झारखंड नवनिर्माण मोर्चा का पहल होना चाहिए। इस 2 विषय पे लगातार मंथन करने से आपको रास्ता, मेरा मानना है निश्चित तौर से कोई रास्ता निकलेगा, और ये रास्ता जो हम कल्पना कर रहे हैं एक अच्छा राज्य का, एक अच्छा देश का, जहां सब मिलके रहेंगे, सब मिलके खुशी मनाएंगे, ये रास्ता हमको लगता है दिखेगा। धन्यवाद। हमारी भागीदारी नंबर 1 पॉइंट, सियासी लेवल पर हमारी भागीदारी, जो अब तक इससे हम लोग वंचित रहे, अल्पसंख्यक समुदाय वंचित रहा। हम लोग झंडा ढोने का काम किए, इसके सिवा मेरे हाथ कुछ नहीं आया। तो मेरा यह कहना है कि आपने झारखंड नवनिर्माण मोर्चा का जो गठन किया है, समझे, इसमें हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे पत्रकार मित्र यहाँ सभी मौजूद हैं। मेरा यह कहना है कि इस बैनर तले जिस तरह पहले भी आपने अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाया है, ठीक है, लेकिन वो अनसुना कर दिया गया, समझे। वो अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को कहीं पर मतलब उसको जगह नहीं दिया गया इस लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। तो इससे हमको लगता है कि हमको डिस्पोजल बना के रखा गया है, हमको डिस्पोजल बना के रखा गया कि आप हमको यूज करो और फेंको। लेकिन मेरा ये कहना है कि आने वाला जो समय है, अभी विधानसभा का भी घोषणा होने वाला है, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इस बैनर तले हम लोगों को एकत्रित करें और ये मैसेज दें
और उस मैसेज को देते हुए एक ताकत का हम मुजाहरा करें और ये डिमांड रखें कि इसमें अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी का भी भागीदारी सुनिश्चित करें। कोई भी पार्टी हो, ठीक है, कोई भी पार्टी हो, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना उसको अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, समझे। तो इसके लिए हम इस बैनर से हमको प्रेशर बनाना पड़ेगा और लोगों के बीच इस मैसेज को हमको विधानसभा, लोकसभा हो गया, लोकसभा तक हम वंचित रहें, डिस्पोजल बने रहें, लेकिन विधानसभा आते आते हमको जब ये घोषणा होगा इससे पहले हमको ये मैसेज फैलाना होगा, लोग को जागरूक करना होगा, पार्टी लेवल से बात करना होगा, ठीक है। आज देखिए जो आंकड़ा, मतलब जो मत का जो आंकड़ा आया है, ठीक है, इसमें देख लीजिए कि ये आंकड़ा में आपको सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े लोग, माइनॉरिटीज, इन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया, ठीक है। और इनके योगदान से ही आज लोकसभा में ये झारखंड में 5 सीट हम लोगों ने प्राप्त किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को, अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं आपके पीछे, तो उसका भी हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। बैनर हम यहाँ आकर देखे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए खुशी हुई कि मुल्क के, देश के हित में, विकास के लिए हम लोगों का, तमाम जो इसके रहने वाले जो भी हैं, सब इसके हम वतन हैं। हमारे साथ जो बैठे हुए जनाब विद्या प्रसाद जी हैं, आलोक राम जी हैं, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, और बाकी हम जब तमाम लोग, उनका नाम लेना मुमकिन नहीं, लेकिन हम तमाम लोग जो इस धर्म निरपेक्ष सेकुलर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बराबरी का जो हम लोगों को हक दिया गया, हम इसी सिलसिले में ये बात करेंगे कि आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये दिया कि हम एक जगह बैठ के सेकुलर जमहूरी तौर पर अपने आप को भी, अपने हक के लिए भी और खुद को मजबूत करने के लिए भी, कोई भी आवाज, कोई भी बैनर, कोई भी कमेटी, कोई भी संस्था, कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी अपना धार्मिक स्थल, उसमें धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, क्रिश्चियन मिशनरीज, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बराबरी का अधिकार, हमारे भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनके लिए रिजर्वेशन, और बैकवर्ड तबके के लिए रिजर्वेशन, और अगर पिछड़ा वर्ग में जो लोग भी आते हैं उनके लिए रिजर्वेशन, ताकि उनका विकास हो सके, वो भी समाज में बराबरी के, समानता के स्तर पर आ सके। सबसे बड़ा तो है कि एक समानता का स्तर हम कायम कर सके, इसके लिए जद्दोजहद करते रहना, संघर्ष करते रहना, और वो भी उस भाईचारे को जो हमारी संस्कृति रही है, हमारा कल्चर रहा है, हमारे मुल्क की सैकड़ों सालों की खूबसूरती रही है, जिसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, जब आजादी नहीं हुई थी, देश नहीं मिली थी, कि अगर आसमान से फरिश्ता आकर मुझे ये कहे कि मैं आपको आज अभी आजादी देने को तैयार हूं, स्वराज देने को तैयार हूं, लेकिन आप अपने हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो इस देशवासियों के बीच में जो दोस्ती और मोहब्बत का जो रिश्ता है, भाईचारगी का जो रिश्ता है, उस रिश्ते से आप हट जाएं, उस रिश्ते के प्रति आप इससे पीछे हट जाएं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मैं वो आजादी कबूल नहीं करूंगा जो आजादी मुझे इस देश के तमाम हमवतनों से अपने रिश्ते को खराब करके हासिल है। तो ये हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जिसमें हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा तमाम आदिवासी, क्रिश्चियन, मिशनरीज, हर जो माइनॉरिटी में है, जो मेजॉरिटी में है, जो हमारे मेजॉरिटी के लोग हैं, आज जो हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ
उसमें आप समझ रहे हैं कि हमारे जो हम वतन भाई हैं वो इस संविधान पर कितना यकीन करते हैं। आप वोट कर उठा के देख लीजिए जो उसका आ रहा है सर्वेक्षण, जो वोट का आएगा उसको देखिए कि कितना प्रतिशत इस देश के आम हिंदुओं ने वोट दिया है। तमाम पार्टियों को वोट दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, अखिलेश को भी दिया है। वो एक परसेंटेज आने के बाद पता चलेगा। तो वो जो धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखते हैं, इस देश के उस भाईचारगी और खूबसूरत संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, उस तहजीब को, उस कल्चर को। बार बार हजरत ने हमारे बारे में शायर के हवाले से कहा कि कुछ शेर कह दीजिए, तो मैं आपको आखिरी एक शेर के हवाले से ये बात खत्म करना चाहूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। जवाहरलाल नेहरू के शहर इलाहाबाद में बचपन के उनके मित्र दोस्त, उनका नाम है रघुपति सहाय, और इतने बड़े उर्दू के विद्वान शायर वो गुजरे हैं, उठा के देख लीजिए। फिराक गोरखपुरी, अगर वो सिर्फ अंग्रेजी के प्रोफेसर हो के रिटायर हो के मर जाते तो आज उनका जिक्र कहीं नहीं होता। लेकिन हम उनको जिस शायर के हवाले से जानते हैं, वो शायर क्या कहता है हिंदुस्तान की इस गंगा जमनी तहजीब के बारे में, ब्राह्मण रघुपति सहाय, कि सरजमीने हिंद में अक़वामे आलम के फिराक, फिराक उनका पेन नेम था। सरजमीने हिंद में अक़वामे आलम, तमाम दुनिया की कौमें आती गई सरजमीने हिंद में। अब क्या गर्व है उनको, सो देखिए। सरजमीने हिंद में अक़वामे आलम के फिराक, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया, हिंदुस्तान का नवनिर्माण होता गया। देख लीजिए उनका दीवान। ये है रघुपति सहाय। मैं किसी मुस्लिम की बात नहीं करता कि अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं, काफिले आते गए हिंदुस्तान। तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए, हिंदुस्तान पूरी दुनिया का बहुत खूबसूरत मुल्क है कि इतनी बड़ी आबादी है, इतने मल्टी कल्चर लोग हैं, बहुत खूबसूरत है हम लोग कि हम लोग दिवाली में भी मिठाइयाँ खाते हैं और शामिल होते हैं। हम लोग चर्च में, मिशनरीज में, क्रिसमस में हम लोग उसको देखते हैं कि कितना खुशी है हमारे यहाँ, कितना मल्टी कल्चर। हम देखते हैं कि ईद और रमजान के मेले को देखते हैं, खुशी को देखते हैं। मैं यकीन से कह रहा हूँ, इतना खूबसूरत मुल्क, इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और सबको उसका अधिकार दिलाने के लिए हर जद्दोजहद का यही होना चाहिए, हर राजनीतिक सामाजिक ये का यही होना चाहिए कि हम पॉजिटिवली अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, इस देश के संविधान ने हमें दिया है, उस संविधान को हम उसी के बैनर से जो है तमाम चीजें उसमें मौजूद हैं, हम इसके लिए चलते रहेंगे। आपके बहुत खूबसूरत अधिकारों को विश्वास और यकीन दिलाया गया। और तीसरे नंबर पे विश्व स्तरीय डेमोक्रेसी और जमहूरी का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत माना जाता है, समझा जाता है। और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 150 करोड़, 1.5 अरब के करीब यहाँ पर आबादी रहती है। ऐसे में 18वां लोकसभा का लोकतंत्र जश्न मनाया लोगों ने, और देश को एक मैसेज देने का काम किया कि हमारा देश के लिए हमारा खून का आखिरी कतरा भी इसके सम्मान के लिए हम देंगे, और हमारे पूर्वजों ने दिया है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में देश में जो चुनाव हुआ, इसमें खास तौर से माइनॉरिटी को जो टारगेट करने की कोशिश की गई, माइनॉरिटी ने जिस तरीके से आपके लिए बड़े गर्व की बात है, साया गुंबद जहां शाम का बसेरा है, और सुनहरी जाली से रूनुमा सवेरा है। जा बजा मदीने में हाजियों का डेरा है, जा बजा मदीने में
हाजियों का डेरा है, तो मुस्तफा की कूचे में साइनों का फेरा है। ज़ेरे साया ये गुंबद जहां शाम का बसेरा है, और सुनहरी जाली से रूनुमा सवेरा है। हर तरफ हरा सा है, हर बशर परेशान है, हर नजर हरा सा है, हर बशर परेशान है। तो आसियों ने महशर में, तो आसियों ने महशर में मुस्तफा को घेरा है। ज़ेरे साया ये गुंबद जहां शाम का बसेरा है, कब्र में फरिश्तों से आपने फरमाया, कब्र में फरिश्तों से आपने फरमाया, जाओ इसको सोने दो, गुलाम या मेरा है। आखिर में काशे हश्र के दिन, काशे हश्र के दिन मैं किस तरह उठूं या रब, तो खुद हुजूर फरमावे, तो खुद हुजूर फरमावे उम्मती मेरा है। ज़ेरे साया ये गुंबद जहां शाम का बसेरा है।